राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड सच से सामना। और आपको जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है वो थोड़ी सी पंखे की गर्मी बहुत है, सो इसे टॉलरेट करना। सच से सामना। राज अपने रूम में आया और उसने एक नज़र बेड पर बैठी पायल को देखा और बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। पायल को भी राज का ये अंदाज खटका। उसने बहुत से कुड़ कर कहा, इन्हें क्या हुआ? वो अभी राज के बिहेवियर के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में मीरा की आवाज़ आई और वो मीरा की आवाज़ सुनकर हॉल में गई। मीरा रो रही थी। अनमय और अभय उसे शांत करा रहे थे। त्रिशा, आयशा और राखी तीनों ही उसके पास बैठी थी। पायल मीरा के पास गई और उसे रोते हुए बोली, बुआ आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पायल ने घबराते हुए कहा। पायल की बातों की आवाज़ देते हुए राखी ने कहा, शौर्य भाई अब तक नहीं आए, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। क्या? पीछे से एक आवाज़ आई। सबने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुआ खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पे घबराहट थी। वो कहाँ है? उन्होंने कहा था वो आ जाएंगे, फिर वो कहाँ रह गए? दुआ ने तीनों को देखते हुए कहा। उनमें से किसी को भी पास कोई दुआ की बातों का जवाब नहीं था। सिम्बा भी एक साइड से खड़ा सारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। दुआ की बातों का जवाब न मिलने पर उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगे। पायल ने दुआ को संभालते और उसे सोफे पर बैठाया। उसने उसे कंसोल करते हुए कहा, दुआ भाई सेफ होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, शायद किसी ज़रूरी काम से फंस गए होंगे, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई। पायल अभी बोल ही रही थी कि तभी चित्रा ने कहा, आने में देर हो जाए तो समझ आता है, पर इस तरह फ़ोन ऑफ कौन रखता है? सबका शोर सुनकर महिरा भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई। उसने सर पर पट्टी बंधी थी। उसने मीरा और दुआ को रोते देखा तो वो परेशान हो गई। वो धीरे कदमों से चलकर दोनों के पास आई और उन्हें रोते हुए देखकर बोली, माँ क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? उसके पूछने पर मीरा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने दुआ की तरफ देख पूछा, भाभी क्या हुआ? माँ क्यों रो रही है? दुआ ने कुछ बोलने के लिए होठ हिलाए ही थे कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी आयशा ने उसे पकड़कर बैठाते हुए कहा, जीजू कल रात से घर नहीं आए हैं और किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ है। क्या? भाई घर नहीं आए और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? महिला ने चौंक कर कहा। फिर अनमय, अभय, विशाल, सिम्बा चारों को देखते हुए बोली, आप सब तो भाई के साथ रहते हैं ना, भाई के पल पल की खबर रखते हैं, आपको फिर कैसे नहीं पता आपको भाई कहाँ है? वो बिना आप सबको बताए कहाँ जा सकते हैं? महिरा के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी विशाल ने पायल के पास आकर उसका हाथ पकड़ दूसरी तरफ ले गया और कॉर्नर में ले जाकर बोला, कल रात आखिरी बार रात से उसकी बात हुई थी, उसके बाद उसकी किसी से कोई बात नहीं हुई है। आप कहना क्या चाहते हैं? विशाल की बातों पर पायल ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। तो विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, पायल तुझे गलत मत समझना मुझे, पर तुम जानती हो हम सब शौर्य से कितना क्लोज है। तुम देख सकती हो हम सब शौर्य को लेकर कितने परेशान हैं, पर ये परेशानी मैंने राज के चेहरे पर नहीं देखी। मुझे उसका बिहेवियर सही नहीं लग रहा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भाई के गायब होने में पीछे उनका हाथ है? बोलते हुए पायल की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हम सब शौर्य से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि राज कुछ छुपा रहा है। विशाल ने पायल को समझाते हुए कहा। तो पायल उसकी बात पर बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आप सब तो इतने अच्छे दोस्त हैं, आप सबका रिश्ता तो सबसे अलग है और वो तो भाई को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें कुछ भाई के बारे में पता होता तो वो ज़रूर बताते। पायल ने ऐसा कहा जैसे विशाल को नहीं खुद को समझा रही हो। पायल की बात को विशाल बोला, तुम्हें पता है पायल, जब 1 साल पहले शौर्य का एक्सीडेंट हुआ था तब हम सब कितना परेशान थे, और सबसे ज़्यादा राज। उसने शौर्य को सेफ रखने के लिए एक्सीडेंट के नेक्स्ट डे ही वो शौर्य को लेकर इंग्लैंड चला गया और हर पल हर समय उसके साथ रहा। अगर तुम उस दिन वाले राज को देखती तो तुम्हें भी आज वाले राज के बिहेवियर पर शक होता। मैं ये नहीं कहता कि ये सब राज की वजह से हुआ है,
पर उसे उससे एक बार बात करके देखो, कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। विशाल ने जिस तरह पायल को समझाया, अब उसे भी राज के बिहेवियर पर डाउट होने लगा। विशाल अपनी बात पूरी कर चला गया। पायल वहीं खड़ी सोचती रही। वो हॉल में आई और उसने सबको एक नज़र देखा और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही एक साया पिलर के पीछे से सामने से आया और दूसरी तरफ चला गया। राज शॉवर के नीचे खड़ा था। शॉवर का ठंडा पानी उसके शरीर को भिगो रहा था। उसकी पलकें झुकी थी और गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे शौर्य की उसकी गोली मारना याद आया और उसने जल्दी से आंखें खोल ली। तभी उसे एहसास हुआ बाथरूम में उसके अलावा कोई और भी है। वो समझ गया उसके पीछे कौन खड़ा है। राज ने कुछ नहीं कहा और ना ही पलट कर देखा। पायल जो बाथरूम में आ गई थी, वो राज को उसके पीछे खड़े हुए ही देख रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास गई और राज के पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसने उसकी पीठ पर अपना सर रख दिया। पायल के हाथ राज के सीने पर कस गए। राज ने कुछ नहीं कहा और वह वैसा ही खड़ा रहा। शायद उसके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। कुछ देर तक ऐसे ही राज अपनी बाहों में भरे हुए पायल को रुआसी आवाज़ में कहा, भाई कहाँ है? जब राज समझ गया कि वो उसके पास क्या जानने आई है, उसने पायल का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता। पायल की आंखों में आंसू भरे थे। इस बात को सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप जानते ना, हम सबकी लाइफ में भाई की क्या इम्पोर्टेंस है। भाई हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर वो घर नहीं आए तो बुआ मेरा दुआ, हम सब कैसे रहेंगे उनके बिना? पायल रोते हुए बोल रही थी। राज ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और उसे अपने सीने से लगाए हुए बोला, शौर्य जरूर वापस आएगा, हमें बस उसका इंतज़ार करना है। इतना बोलकर राज ने मन ही मन खुद से कहा, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ। जब कुछ देर तक राज और पायल वापस हॉल में आए, तब भी सब वहीं बैठे थे। उनके आते ही सब राज को घूरने लगे। राज को समझ नहीं आ रहा था वो सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी अभय उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। ये अनएक्सपेक्टेड था। पायल, राखी और सभी हैरान रह गए। राज को भी समझ नहीं आया अभय ने ऐसा क्यों किया। तभी वो दूसरा पंच भी राज को मारने वाला था, पर तभी उसके सामने राखी आ गई। राखी को सामने देख अभय के हाथ रुक गए और उसने गुस्से से राखी के सामने से हट जाने के लिए कहा, ये सब क्या कर रहे हैं? भाई को क्यों मार रहे हो? राखी ने परेशान होकर कहा। उसकी बात पर अभय गुस्से में राज को घूरते हुए बोला, ये बात तुम अपने भाई से पूछो, मैं उसे क्यों मार रहा हूँ? राज ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। तभी विशाल उसके पास आते बोला, तू तो शौर से मिला नहीं ना कल से, फिर तुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? उसका साथ देते हुए अनमे ने राज के सामने एक फ़ोन में एक वीडियो प्ले करते हुए कहा, तू तो उसे मिला नहीं, फिर शायद ही तेरा कोई हमशक्ल है जो तेरी तरह दिख रहा है, जिसने तेरी जगह लेकर शौर को मार दिया। अनमे की बात सुनते ही सब चौंक उठे। किसी को अपने कानों के पर भरोसा नहीं हुआ। क्या उन्होंने जो सुना है वो सही है? क्या राज सच में ऐसा कर सकता है? क्या वो शौर को मार सकता है? पायल और राखी हैरानी से राज को देख रही थी और राज उन तीनों को, दुआ, महिरा और मीरा तीनों जल्दी से उठकर उनके पास आई और अनमे के हाथ से फ़ोन लेकर वीडियो देखने लगी। वीडियो में राज का चेहरा साफ दिख रहा था, वो कैसे शौर पर गोली चला रहा है। मीरा के हाथ से फ़ोन छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। तभी पायल ने राज को अपनी तरफ घुमाते हुए जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा और रोते हुए बोली, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? आप भाई को मार कैसे सकते हैं? आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जब ये सच हमें पता चलेगा तो हमें कैसा लगेगा? मीरा ने रोते हुए राज की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जितना मैं शौर से किया उतना ही प्यार तुम सबको दिया मैंने कभी पाँचों में कोई फ़र्क नहीं किया। फिर ऐसा क्यों मजबूरी थी
तूने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। बोलते हुए मीरा के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने लगी। तभी अन्वय और अभय ने उसे जल्दी से संभाल लिया। राज ने मीरा को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया तो विशाल ने उसके हाथों को झटक दिया। अन्वय और अभय दोनों ही मीरा को अंदर ले आए। दुआ जो अब तक सब खड़ी थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। आयशा और चित्रा ने जल्दी से दुआ को संभाला और उसे सहारा देकर खड़ा किया। दुआ ने राज की तरफ देखा और रोते हुए कहा, ये वीडियो झूठ है ना? वो ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ ना? आप जानते हैं ना? बताइए हमें, वो ठीक है ना? दुआ की बात पर भी राज ने कुछ नहीं कहा, जैसे उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। भाई ने आपसे क्या किया? भाई ये आपने क्या किया? शौर्य भाई ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारा ख्याल रखा, फिर क्यों आपने उनके साथ ऐसा किया? राखी रोते हुए बोली। राज जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी विशाल ने उसकी कॉलर पकड़ उसे बाहर ले जाने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं। विशाल उसकी कॉलर पकड़ उसको बाहर धक्का देते हुए निकाल दिया और उसे घूरते हुए बोला, दोबारा सामने आने के बारे में सोचना भी नहीं। एक गलती तूने की है, दूसरी गलती मैं करूँगा। तूने शौर्य को जान तो तेरी जान मैं लूँगा। इतना बोलकर विशाल ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। राज ने इधर उधर देखा तो साइड में खड़ा सिम्बा दिखा, जो अभी भी पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रहा था। सिम्बा ने उन सबका बॉन्ड देखा था। इनफैक्ट सिम्बा को शौर्य के बॉडीगार्ड की जॉब के लिए हायर करने वाला भी राज ही था। सिम्बा यही सब समझने की कोशिश कर रहा था। जिस शौर्य की जान की इतनी परवाह हो, वो उसकी जान कैसे ले सकता है? विशाल के राज पर घर से निकाल दिया। सिम्बा एकटक राज को देखने लगा और सारी कहानी समझने की कोशिश कर रहा था। उसने उन सभी के बीच का बॉन्ड देखा था। वो सभी को एक दूसरे से जान लुटाते थे और राज उसने तो खुद ही उसे शौर्य की प्रोटेक्शन के लिए चुना था। उसे शौर्य के बॉडीगार्ड बनाया था, फिर क्यों वो शौर्य को मरवाना चाहेगा? सिम्बा यही समझने की कोशिश कर रहा था और इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था। राज ने खुद को सिम्बा को ऐसे देखकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, सबका ख्याल रखना। इतना बोलकर राज वहाँ से चला गया और सिम्बा उसे जाते हुए देखता रह गया। राज सड़क पर पैदल ही चला जा रहा था। कुछ सोचकर उसके होठों पर स्माइल आ गई और उसने एक हाथ से अपने उस गाल को छुआ जिस पर पायल ने थप्पड़ मारा था। वो अपने गाल को हाथ लगाए हुए ही बोला, तुम्हारे छूने का अंदाज कितना अलग है और स्पेशल भी। लव यू माय लव। जहाँ राज पायल को याद कर मुस्कुरा रहा था तो वहीं पायल अपने रूम में खुद को लॉक कर दरवाजे से टिक कर रोई जा रही थी। उसके दर्द को अभी शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी फीलिंग्स वर्डलेस थी। कोई नहीं बता सकता था उसे अभी कैसा महसूस हो रहा है। एक तरफ उसका भाई मर चुका है, दूसरी तरफ उसके भाई के मारने वाला उसका खुद का अपना पति था। पायल का मन कर रहा था या तो वो मर जाए या सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए। दुआ की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। वो उसकी पूरी सॉरी मुझे भी रोना आ रहा है। जो उसकी पूरी दुनिया था, उसकी वो दुनिया अब उजड़ गई थी। शौर्य की बाहें जो उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह लगती थी, अब वो जगह उससे छीन ली गई थी। वो खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। उसके होठों की हंसी, उसकी आंखों की चमक और उसकी खूबसूरत की रौनक सब शौर्य से थी, जो आज उसे छीन ली गई थी। दुआ शौर्य की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रोई जा रही थी। जिस कमरे में शौर्य के साथ वो रहती थी, जिस कमरे में उसने शौर्य के साथ कई महीने बिताए थे, उसकी यादें आज भी उसके दिल में ताज़ा थी। आज वो कमरे उसे काट रहा था। आज उस कमरे का कोई भी चीज़ उसे भा नहीं रही थी। दुआ का दर्द सबसे अलग था। आज उसने उसे खोया था, जो उसकी पूरी दुनिया थी। उसका रोना और सिसकना समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। दुआ ने अब उसके आंसू और उसके जज्बात काबू नहीं हो रहे थे। वो खुद ही उस दर्द को निकाल नहीं पा रही थी। उसने शौर्य की तस्वीर को अपनी नज़रों के सामने किया
और भीगी आंखों से उसे देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, आपने तो कहा था आप वापस आएंगे, फिर क्यों आप हमें अकेला छोड़कर चले गए? क्यों शौर्य जी, क्यों? आप तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले थे। आपने तो कहा था आपकी मर्जी के बिना हम मर भी नहीं सकते, फिर क्यों आप हमसे पीछे बिना हमें छोड़कर चले गए? हम नहीं रह सकते आपके बिना, हम मर जाएंगे। शौर्य जी प्लीज़ वापस आ जाइए। आपके बिना हम कमरे में हमारा दम घुटता है। हमें आपकी उसके साथ की ज़रूरत है। प्लीज़ आ जाइए। हमारे प्यार के लिए, हमारे लिए वादे किए, प्लीज़ शौर्य जी आ जाइए। दुआ ने रोते हुए अपने अंदर भरा सारा दर्द बाहर निकाल दिया, पर इतना करने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि जख्म नासूर बनकर उसे चुभ रही थी। राखी, महिरा, चित्रा, आयशा भी सभी का सेम हाल था। वो सब भी इस दर्द में जी रही थी। अभय अपने रूम की बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। राखी उसे देखकर उसे रोते हुए, सुबकते हुए देख रही थी, पर अभय के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास जाने की। कुछ देर तक तो अभय ऐसे ही देखते रहा। के बाद राखी अपने आंसू पोंछते हुए उठी और धीमे कदमों से अभय के पीछे जाकर खड़ी हो गई। हिम्मत कर उसने अपना एक हाथ अभय के कंधे पर रखा। अभय ने तिरछी नजरों से राखी को देखा और उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया। राखी की आंखों में आंसू भरे थे। जैसे ही उसने अभय ने पलटकर राखी को अपने सामने किया तो राखी की आंखों में आंसू भरे थे। राखी भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं? बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अभय ने उसके आंसू पोंछों से अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर सहलाते बोला, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों रहूँगा? अभय के इतना कहते ही राखी ने उसे कसकर अपनी भाव में भर लिया और उसके सीने से लगे हुए मन ही मन खुद से बोला, मैं अभी भाई के बारे में आपसे बात नहीं कर सकती, वरना आप मेरी बात सुने बिना ही नाराज़ हो जाएंगे। दूसरी तरफ राज सड़क पर पैदल चलते ही बहुत दूर निकल गया था। तभी एक ब्लैक कलर की कार उसके बगल में आकर रुकी। राज ने उस कार की तरफ देखा और कार में से विक्की और द्रोणा बाहर आए। दोनों कार से टिककर हाथ बांधकर खड़े थे और राज को देखकर हंसने लगे। विक्की हंसते बोला, तेरी हालत देख कर तरस आ रहा है तुझ पर। उसका साथ देते हुए द्रोणा बोला, तेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर का रहा ना घाट का। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। राज ने उनकी बात पर उनसे कुछ नहीं कहा और दोनों को देखता रहा। तभी विक्की ने फिर से कहा, चल, रोनी ने तुझे बुलाया है। विक्की की बात पर राज बोला, अब क्या चाहिए उसे? मुझसे उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। राज की आवाज़ में गुस्से की झलक थी। द्रोणा उसे गुस्से में बोलते देख बोला, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? आना भी चाहिए। अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने हाथों से मार दिया, इस गिल्ट में तो तुझे मर जाना चाहिए। वो बोलते हुए फिर हंसा। राज ने दोनों को घूर कर देखा और कुछ नहीं और चुपचाप कार में बैठ गया। आज राज जो कुछ भी हुआ आज जो कुछ भी हुआ सबके बारे में सोचते हुए सिम्बा महिरा के रूम के पास आकर रुक गया। उसे महिरा की चिंता हो रही थी। अभी अभी तो उसे अपनी फैमिली मिली थी और अभी उसे उसका भाई भी छीन लिया गया। वो ऐसे टाइम में उसका सहारा बनना चाहता था, वो उसका ख्याल रखना चाहता था और फिर शौर्य ने महिरा की जिम्मेदारी भी तो उसे ही दी थी। सिम्बा ने यही सब सोचते हुए महिरा के डोर पर नॉक किया, पर डोर नॉक करने से पहले ही खुल गया। सिम्बा ने अंदर देखा तो उसे महिरा कहीं नहीं दिखी। सिम्बा कमरे में आकर महिरा को ढूंढने लगा। तभी महिरा उसके कमरे के कोने में दिखी। वो कमरे के उस कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसने अपना सर घुटनों के बीच छुपाया हुआ था। सिम्बा उसे ऐसे बैठे देख हैरान रह गया और जल्दी से उसके पास आया। उसने महिरा के कंधे में हाथ रखते हुए कहा, महिरा। सिम्बा की आवाज़ सुनकर महिरा ने सिम्बा की तरफ देखा। महिरा की आंखों रोने की वजह से सूज रही थी और लाल भी हो गई थी। वो महिरा का ऐसा चेहरा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था
महिरा खुद को ऐसा हाल बना लेगी। महिरा सिम्बा को देखते ही उसके गले लग गई और उसके गले लगे हुए रोने लगी। सिम्बा उसे चुप करवा रहा था पर उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। सिम्बा ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भर उसके आंसू पोंछे हुए बोला, बस महिरा, और कितना रोगी? भरोसा रखो अपने भाई पर, वो ऐसा इंसान नहीं है तुम सबको ऐसी हालत में छोड़कर चला जाए। वो ज़रूर वापस आएंगे। महिरा सिम्बा की बात को रोते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं? भाई वापस आएंगे? वो हमें छोड़कर नहीं गए ना? नहीं, वे वापस आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था जब तक वो नहीं आ जाते मैं तुम सबका ख्याल रखूं। सिम्बा ने महिरा के आंसू पोंछते हुए कहा। सिम्बा का कल रात ही शौर्य की कई सारी बातें याद आ रही थी और उसने अभी महिरा से वही सब कहा था जो शौर्य से भूल कर गया था। महिरा खुशी से सिम्बा के गले लग गई। सिम्बा ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। दूसरी तरफ विक्की और ड्रोन राज को लेकर रोनी के पास आए और रोनी के सामने खड़ा राज रोनी को घूर रहा था और रोनी उसे देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है मुझ पर या बुरा लग रहा है? रोनी हंसते हुए बोला। राज ने उसकी बात पर कहा, जो तू चाहता था वो मैंने कर दिया। मार दिया मैंने शौर्य को। अब अपने आदमियों को वहाँ से निकाल और जहाँ जहाँ तूने बॉम्ब प्लांट किए हैं उसे डिफ्यूज़ कर। राज की बात पर रोनी हंसते बोला, रिलैक्स राज, रिलैक्स, इतनी जल्दी भी क्या है? अब सब मेरे हाथ में, मुझे रोकने वाला कोई नहीं और अपने खास दुश्मन को तो मैं कल रात ही ऊपर पहुंचा चुका हूँ। फिर जल्दी किस बात की है? अब क्या चाहता है तू? राज ने गुस्से से कहा। तूने जो मेरे लिए किया है उसके लिए जा, तुझे छोड़ दिया और तेरे तीनों दोस्तों को भी। पर मुझे कुछ चाहिए, उसे मुझे सौंप दे। उसके बाद तू अपने दोस्त और अपनी बीवी के साथ आराम से रह सकता है। रोनी की बात सुनकर राज बोला, अब क्या चाहिए? राज के पूछने पर रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दुआ। यानी अब उसे शौर्य के बाद दुआ चाहिए। राज के पूछने पर रोनी ने मुस्कुराते बोला, दुआ चाहिए मुझे, साथ में महिरा भी। रोनी की बात पर राज गुस्से से बोला, रोनी, अगर तूने उन दोनों के साथ कुछ भी गलत करने की सोची तो याद रख, जब से शौर्य को मार सकता हूँ तो तुझे भी मार सकता हूँ। राज के बोलते ही विक्की ने अपने हाथ की पकड़ घर में राज के सर पर कर दी। जब अचानक हुए वार से खुद को बचा नहीं पाया राज और घायल हो गया। उसने एक हाथ से अपना सर थाम लिया। मैं जानता था तू जरूर काटेगा, इसलिए तो मैंने तुझ पर इतना भरोसा नहीं किया। शौर्य तो बेवकूफ़ था, उसने तुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। पर मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और ना ही तुझ में किसी की तरह की दया भी कोई एक्सपेक्ट रखता हूँ। बोलता हुआ रोनी मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, तू जानता है मेरी असली प्लान क्या था? बोलते हुए उसने ड्रोना का इशारा किया। ड्रोना ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर पहले इसकी फुटेज चल रही थी। उस स्क्रीन पर सभी दिख रहे थे। रोनी ने सबको देखते हुए कहा, ये सभी मेरे निशाने पर हैं। ये सब चाहूँ जिसे चाहूँ मार सकता हूँ। तो बता पहले किसे कंधा देने चाहता है, अपनी बीवी को या अपनी बहन को? उसके बोलने के साथ ही स्क्रीन पर पायल और राखी की फुटेज जूम होकर दिखने लगी। राज की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से रोनी को घूरने लगा। रोनी, तू बचेगा नहीं, सामने से लड़ नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे वार करता है तू। अगर किसी को भी कुछ भी हुआ तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मेरा जान कौन लेगा, तू या ये तीनों? अच्छा, मेरी जान कौन लेगा, तू या तीनों? उसके बोलने के साथ ही स्क्रीन पर अनमय, विशाल और अभय दिखने लगे। रोनी ये तीनों को देखता हुआ कहा, बता पहले किसे मारूं इनमें से? रोनी, तो तू ऐसा नहीं करेगा। राज ने उसे रोकना चाहा। माय डियर राज, मैं खुद भी कर सकता हूँ कुछ भी, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, बात मान ले और दोनों को मेरे पास ले आ, जाने दूंगा तुझे। रोनी ने फिर से ऑफर किया। नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा और न ही तुझे उन तक पहुँचने दूंगा। राज की बात पर रोनी हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है
नहीं लाएगा इन्हें मेरे पास तो मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। बोलते हुए राज के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब उन्हें अपनी नज़रों में कैद कर सकता हूँ तो उन्हें अपने पास भी ला सकता हूँ। जैसे ही रोनी ने यह कहा कि मैं उन्हें नज़र में कैद कर सकता हूँ तो अपने पास भी ला सकता हूँ, और उसके होठों पर टेढ़ा कर धीसे से मुस्कुरा दिया। विष्णु और विक्की ने राज के हाथों को रस्सी से बांध दिया और रोनी राज को देखकर हंसने लगा। तभी रोनी का फ़ोन रिंग हुआ। रोनी ने देखा कॉल रिद्धि की है और उसे साइड में जाते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रिद्धि ने कुछ कहा तो रोनी उसकी बात पर बोला, मैं आ रहा हूँ। कॉल पर बात कर रोनी ने तीनों से कहा, इस पर नज़र रखो। इतना बोलकर वो चला गया। रोनी कुछ ही देर में अपने घर में था और अनिकेत को देखकर रोनी उसके गले लग गया। डैड, आप कब आए और आपने अपने आने से पहले बताया क्यों नहीं? रोनी अनिकेत के गले लगे हुए बोला, सुना है तूने काम कर दिया जो मैं और अनुराग सालों से नहीं कर पा रहे थे। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला। रोनी अनिकेत की बात पर बोला, उसे तो मैं बहुत पहले ही मार देता डैड, पर जेटीसी सेंटर में मेरे हाथ बंधे हुए थे, पर अब नहीं है। मैं आरआर हूँ और आरआर किसी से नहीं डरता, ना किसी के सामने झुकता है। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मुझसे डरते हैं तो मेरे सामने सर झुकाते हैं, तो शौर्य मेरे सामने क्या है? उसे तो मारना था और मैंने उसे मार दिया। रोनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए बोला। अनिकेत ने उसकी बात पर उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी और मुस्कुराते बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतना बोलकर अनिकेत ने उसे समझाते हुए आगे कहा, जो गलती मैंने और अनुराग ने सालों पहले की वो तू मत करना। उसके परिवार में किसी को भी जिंदा मत छोड़ना और सबसे पहले उसकी बीवी को मारना। शौर्य के अंश के वजूद में आने से सारे रास्ते बंद कर दो। अब एक और शौर्य नहीं चाहिए हमें। डोंट वरी डैड, मैंने पता किया है, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, रोनी ने कहा। उसकी बात पर अनिकेत बोला, जो कहा है रोनी वो करो, उसकी बीवी को ख़त्म करो। किस्मत उस पर मेहरबानी रहती है। चमत्कार उसकी ज़िंदगी में होते रहते हैं। इस तरह का चमत्कार हमें नहीं चाहिए। दैट्स वाई किल हर। अनिकेत के समझाने पर रिद्धि, जो इतनी देर से खामोश थी, सारी बातें सुन रही थी। उसने अनिकेत से एग्री करते हुए कहा, भाई आई थिंक अंकल सही कह रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा कोई शौर्य फ्यूचर में हमारे सामने आकर खड़ा ना हो जाए तो उसके लिए हमें उसकी बीवी को मारना ही पड़ेगा। दोनों की बातों पर रोनी बोला, ओके डैड, आई एग्री बोथ ऑफ यू। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अनिकेत ने रोनी के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ ले जाते हुए बोला, अब सबसे पहले तुम्हारे अंकल को जेल से निकलवाना है। तभी रिद्धि ने पीछे से अनिकेत को रोकते हुए कहा, अंकल क्या मैं डैड से मिलने जा सकती हूँ? रिद्धि की बात पर अनिकेत ने उसकी तरफ देखा और उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रख उसका सर सहलाते हुए बोले, नहीं बेटा, बस कुछ दिन की बात है, मैं उसे वापस ले आऊँगा, तो थोड़ा इंतज़ार कर, बहुत जल्द अनुराग तेरे साथ होगा। जी अंकल, रिद्धि अनिकेत की बात पर बोली। अगला दिन सुबह के 7 बज रहे थे जब मीरा भारी कदमों से अपने रूम से बाहर निकली और हॉल में आई और मंदिर में जाकर पूजा करने लगी। वो पूजा करते हुए रो रही थी। पूजा की आवाज़ सब सुनकर सभी अपने अपने कमरे पर निकलकर हॉल में आ गए और मीरा के पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। पूजा खत्म कर मीरा ने सबको आरती दी। वो आरती दे ही रही थी कि तभी मीरा को ऐसा लगा जैसे कोई अनजान शख्स पूजा की थाल में आरती ले रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक अनजाना चेहरा था। मीरा अनजान शक्ल को अपने घर में सामने देखकर चौंक गई और उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मीरा के मुंह से यह सुनकर वो शख्स होठों को टेढ़ी कर मुस्कुराया। तभी उसने पलटकर मीरा की तरफ देखा। मीरा के सामने रोनी खड़ा था। रोनी को अनमय, अभय, विशाल और महिला ये सभी जानते थे, बल्कि सब रोनी के अस्तित्व से अनजान थे। वे हैरानी से रोनी को देख रहे थे। तभी रोनी ने झुककर मीरा के पैर छू लिए। मीरा जल्दी से पीछे हो गई। रोनी उसके पैरों के पास झुके हुए बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए आंटी, मैं आने वाले सभी जन्म में
आपके बेटे को अपने हाथों से मार सकूं। रोनी की बात सुनते ही मीरा, दुआ, पायल, आयशा, चित्रा, राखी सभी हैरान रह गए। क्या ये वही आदमी है जिसने शौर को मारा था? दुआ का गुस्सा रोनी की बात सुनकर इतना बढ़ गया कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने रोनी के सामने आते ही उसकी कॉलर पकड़ ली। तुमने तुमने मेरे शौर को मारा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलते हुए दुआ ने रोनी को थप्पड़ मारना चाहा, पर तभी रोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देख शैतानी की तरह मुस्कुराते हुए बोला, दुआ यानी नाम में है ना तुम्हारा? बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, पर तुम्हारे बारे में जितना सुना है तुम उससे भी कहीं ज़्यादा हसीन हो। अब समझ आ रहा है शौर्य जैसे इंसान को तुमसे प्यार कैसे हो गया। बोलते हुए वो मुस्कुराया। राक्षसों का दिल अक्सर परी पर आता है। तुम एक परी हो और तुम पर शौर्य का ही नहीं, इस राक्षस का भी दिल तुम पर आ गया है। बोलते हुए रोनी दुआ के हाथ को चूमना चाहा तो उसने अपना हाथ में गिरफ्त किया हुआ था, पर तभी अभय, विशाल और अनमय ने दुआ को उससे दूर कर दिया और उसे धमकी देते हुए कहा, डोंट डेयर रोनी, दुआ से दूर रहे और मैं ना रहूँ तो? रोनी बेशर्मी से बोला। उसकी बात पर अभय बोला, तो तू हमारे हाथों मरेगा। अभय की बात पर रोनी हंसते हुए लगा और बोला, कौन मारेगा मुझे? तू। इतना बोलकर वो फिर से हंसा। तू, मैं चाहूँ तो तुम सबको बस कुछ सेकंड में गहरी नींद में सुला सकता हूँ, पर इतनी आसानी से मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता। ऐसे ही मार दिया तो मज़ा कैसे आएगा? बोलते के साथ ही उसने अपने आदमियों को इशारा किया, जो उसके आदमियों ने सभी को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने सबको गन पॉइंट में लिया हुआ था। रानी सबको देखकर बोला, अब शांति से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, वरना ये मदर इंडिया सबसे पहले ऊपर जाएगी। उसने मीरा के सर पर गन रखते हुए बोला। मीरा को निशाने पर लेते हुए चाहते हुए भी अभय, अनमय और विशाल तीनों की उसकी बात माननी पड़ी। रोनी सभी को अपने साथ ले जा रहा था। तभी वो कुछ सोचकर पीछे मुड़ा और सबको देखने लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मिसिंग हो, पर उसे सारे कैरेक्टर सामने दिख रहे थे, इसलिए उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया और सबको ले गया। पैलेस पूरा खाली हो गया था। तभी सिम्बा, जो रोनी को देखकर छुप गया था, वो बाहर आया और उसने गुस्से और अफसोस से अपनी मुट्ठियों को कस लिया। क्या रोनी दुआ को मार देगा? क्या शौर्य दुआ की कहानी का यही अंत हो जाएगा? और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो जल्द से सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।